नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। हमारे उत्तर प्रदेश की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एडीसीपी सेंट्रल ममता रानी चौधरी ने की। बैठक में एसीपी कैंट और इंस्पेक्टर हजरतगंज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ममता रानी चौधरी ने कहा कि सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। वहीं लखीमपुर खीरी में संभावित बाढ़ संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। आपदा से पहले राहत और बचाव कार्यों को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रशासन 26 जून को जिले की 5 संवेदनशील तहसीलों में बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रहा है। इसको लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर शनिवार को अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में एक अहम समन्वय बैठक की। बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मॉक ड्रिल को औपचारिकता न समझा जाए, बल्कि ये वास्तविक संकट से निपटने की तैयारी का परीक्षण होगा। सभी विभागों को निर्देश किया जाता है कि राहत सामग्री, मेडिकल टीमें, हेल्पलाइन नंबर और 24x7 कंट्रोल रूम की व्यवस्था समय से पहले सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने, बाढ़ प्रभावित बस्तियों की पहचान करने और वैकल्पिक शरण स्थलों को चिन्हित करने जैसे अहम बिंदुओं पर भी गहन चर्चा की गई। प्रशासन की यह पहल किसी भी आपात स्थिति में तत्परता और जिम्मेदारी से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जब पार्टी ने 3 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया। सपा के विधानसभा उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन किया है। डॉक्टर वर्मा ने साफ कहा है कि इन नेताओं ने पार्टी द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन किया और पीडीए के खिलाफ कार्य कर रहे थे। ऐसे में इनका निष्कासन पार्टी हित में लिया गया है, एक सही और जरूरी कदम है। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को, एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। तो लगता है कि उस समय या तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके जमीर को खरीदने का काम किया था या इनका जमीर। और वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रहित के कार्यों और उनके योगदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन करते हुए उनके विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। ये कार्यक्रम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर के इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो वहीं कानपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नवाबगंज थाने के जागेश्वर मंदिर चौकी प्रभारी आदित्य वाजपेयी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक फरार अपराधी को दबिश से पहले भागने में मदद की और बाद में खुद ही पुलिस फोर्स के साथ दबिश देने पहुंच गए। मामला तब उजागर हुआ जब घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दारोगा आदित्य वाजपेयी अपने साथ कांस्टेबल के साथ बाइक से आरोपी अनूप शुक्ला के घर पहुंचते हैं और इशारा पाकर अनूप शुक्ला वहां से भाग निकलता है। यही नहीं, कुछ देर बाद
वही दरोगा 2 थानों के फोर्स के साथ वहां पहुंचता है और दबिश देने का नाटक करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक जांच में दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है। तो वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर साहबगंज ब्लॉक में सरकारी योजनाओं को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी पलीता लगा रही है। पूरा मामला साहबगंज ब्लॉक के 17 गांव में हो रही आशा बहुओं की भर्ती से जुड़ा हुआ है। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए भर्ती प्रक्रिया की अपने हिसाब से संचालित किया। सरकारी नियमों के मुताबिक भर्ती से पहले गांव में प्रचार प्रसार, डुगडुगी के माध्यम से सूचना और खुली बैठक के जरिए ग्राम प्रधान समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया तय है, लेकिन ना तो प्रचार हुआ ना ही कोई बैठक। आवेदकों ने भर्ती प्रक्रिया में 1 से 1.5 लाख रुपए तक वसूली का आरोप लगाया है। कुछ ग्राम प्रधानों ने तो फर्जी हस्ताक्षर कराए जाने का भी दावा किया है। जब ये मामला अपर निदेशक मंगला प्रसाद सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने बस इतना कहा कि प्रकरण मौखिक रूप से सामने आया था और सीएमओ को जांच के लिए टीम गठित करने को कहा गया था। इस दौरान गैर जिम्मेदाराना रवैये से साफ झलकता है कि कुछ अधिकारी सरकार के मंशा को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसके बारे में हमें यह कहना है कि हमारे पास भी, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे पास भी इसी तरह से मौखिक रूप से आया था। तो मैंने सीएमओ साहब को कहा था, सीएमओ साहब ने एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा, उसी समय की बात है, उन्होंने कमेटी बनवाया कि कैसे हो रही नियमानुसार की नहीं, लेकिन उस कमेटी ने क्या किया यह मुझे अभी जानकारी नहीं है। 4 अप्रैल को तत्कालीन डीएम निखिल जी पुंडे साहब द्वारा सीएमओ साहब को कमेटी गठित करके जांच करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ना तो कोई कमेटी गठित की गई है और ना ही कहीं जांच शुरू की गई है। नहीं, कमेटी गठित हुआ था, सीएमओ साहब ने बताया भी था कि ये कमेटी में है, इतना मुझे मालूम। आपने प्रकरण बताया है उसकी जांच कराने और जो भी नियमानुसार सही है वही सुनिश्चित कराया जाए। इसके बारे में हमें यह कहना है कि हमारे पास भी, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे पास भी इसी तरह से मौखिक रूप से आया था। तो मैंने सीएमओ साहब को कहा था, सीएमओ साहब ने एक। तो वही जौनपुर जनपद के तेजी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। चितौड़ी गांव के एक बगीचे में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान जंगीपुर गांव निवासी 25 वर्षीय छोटेलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग रविवार सुबह छोटेलाल के घर पहुंचे और उसे बुलाकर एक बगीचे में ले गए। वहीं पर सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि घटना की सूचना परिजनों को भी देर से मिली और पुलिस को काफी समय बाद खबर दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष तेजी बाजार दिव्य प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जनपद जौनपुर थाना तेजी बाजार अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 12 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि वहां के छोटेलाल गौतम को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लिया गया तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अमित गौतम, जो कि मृतक छोटेलाल गौतम का चचेरा भाई है, तथा गांव के ही अशोक गौतम और गुंडा और अमन गौतम, इन 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त अमित गौतम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि आज सुबह छोटेलाल गौतम, अमित और अशोक, ये तीनों लोग शराब की दुकान पे गए थे। वहाँ से शराब लेके एक बाग में आके शराब पी रहे थे, जहाँ पे फिर अमन भी पहुँचा था और ये 4 लोग जब वहाँ पे थे तो किसी विवाद को लेकर इनके द्वारा इन पर फायर किया गया है, जो गोली छोटेलाल को लगी थी। गोली लगने के पश्चात अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में जो बात निकल कर आई है कि अमित और अमन छोटेलाल को इलाज हेतु लेके गए थे और रास्ते में मृत्यु होने के बाद इनको लाके घर पे छोड़ दिए थे।
वहीं फिरोजाबाद में उपजिलाधिकारी स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन ने कई अधिकारियों के तबादले करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी है। फिरोजाबाद के मौजूदा उपजिलाधिकारी शिवध्यान पांडे का तबादला महोबा कर दिया गया है। उनकी जगह अब पीलीभीत के एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला को फिरोजाबाद का नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं उपजिलाधिकारी पुष्पेंद्र कुमार को कानपुर नगर में तैनाती मिली है। उनकी जगह अब आजमगढ़ के उपजिलाधिकारी रामानुज शुक्ला को फिरोजाबाद भेजा गया है। इन तबादलों के बाद जिले में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के नए बंटवारे में सुचारू संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आगामी भदोही दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट साझा किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि जीआई टैग प्राप्त कालीन नगरी भदोही आज नए आयाम स्थापित कर रही है और वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बना रही है। सीएम ने बताया कि वे अपने दौरे के दौरान भदोही में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर योजना जमीन पर असर दिखाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार आत्मनिर्भर भदोही के निर्माण के लिए पूरी तरह संकल्पित है और प्रदेश के हर जिले को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी है। तो वहीं डीआरडीओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो साझा की है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित CQB कार्बन को भारतीय सेना ने RF की प्रक्रिया में L1 यानी कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में चुना है। ये कार्बनाएं भारत फोर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है, जो देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चयन से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रक्रिया को गति मिलेगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जाएगा। संभल जिले में बिना मंजूरी के अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के जारई रोड पर बिना लेआउट के प्लॉट काटे जा रहे थे, जिससे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी के गेट का ध्वस्तीकरण कर दिया और साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अवैध कब्जा और प्लॉटिंग को रोकने के लिए जारी है। तो वहीं मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कपड़ा कारोबारी के घर पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 महीने से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। वारदात के दौरान पहले मारपीट की गई और फिर गोली चलाकर बदमाश फरार हो गए। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे पुलिस को संदिग्धों की पहचान में मदद मिलने की उम्मीद है। घटना की शिकायत कारोबारी के पुलिस को दी थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाके में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। तो वही पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र के अहिरपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर के खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों से हुई इस मारपीट में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस ने शांति भंग का चालान किया था, लेकिन रविवार को फिर कहासुनी के बाद यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घायलों को बीसलपुर CHC में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 गंभीर रूप से घायल प्रेमपाल और जितेंद्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगी है। क्योंकि लोग आए, हम भैया के लिए पहचान गए थे, हम हमारे खींच रहे, हमारे संग बहुत बुरा व्यवहार करो। कौन लोग थे? बाबू, प्रेमपाल, 10-12 लोग थे। कौन है ये, कहाँ रहते हैं? अहिरपुरा। सर हम दोनों भाई खड़े थे पीपल नीचे और वो 10-12 लोग आए, हमें मारने लगे। ठीक है,
घर पे सामने ही जाने थे। अब जब हमारे गले में फंदे डाल दिए, मार रहे थे, हमारे घर वाले बचाव में थे, हम तो भाग गए बच के छुटकेदार। किस बात का विवाद था? विवाद था, हमारी पुरानी जगह है घर पे, वहाँ तो हम जाते ना जिनके डर के हमारे वो। विवाद ये था कि विवाद कुछ पुराना हमारा इनका था और मैं अपने जगह के 4 पाई अपने घर ले जा रहा था, तो रास्ते में इसने टंकी वाला पाइप निकाल के और मेरा रास्ता रोका, मुझे घेरा। ठीक, मैं जैसे तैसे लपक के छुपक के अपने घर पहुंच गया। उसके बाद में मैंने सारी घटना अपने घर वालों को बताई कि वो लड़का एक टंकी वाला पाइप लिए मेरा रास्ता रोक रहा, मुझे मारने को दौड़ा। ठीक, उसके बाद में हम सब लोग आए, उससे पूछा, भाई तुम भाई मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन एकदम सभी लोग मेरे परिवार वालों पे टूट पड़े। उन्होंने ईंटें बरसाई, डंडे मारे, जिससे कि सारे लोगों के चोटें आई, कम से कम 7 लोगों के गहरी टंकेदार चोटें आई। ये विलेज अहिरपुर नगला के 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग घायल हैं और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हैं। तो प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति है सोनपाल, उससे गंभीर चोट आई, उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष का जितेंद्र कुमार, ये भी काफी सीरियस है, इसको भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्योंकि लोग आए, हम भैया के लिए पहचान गए थे, हम हमारे खींच रहे, हमारे संग बहुत बुरा व्यवहार करो ने। कौन लोग थे? सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। इसका मतलब है कि सफलता पाने के लिए किसी खास उम्र का होना जरूरी नहीं है। लोग किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं अगर वे कड़ी मेहनत करें और सही दिशा में प्रयास करें। सफलता का संबंध व्यक्ति मेहनत, लगन और प्रतिभा से होता है, ना कि उसकी उम्र से। कई लोग कम उम्र में ही असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने जीवन के बाद के पड़ाव में भी सफलता का स्वाद चखते हैं। ऐसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हापुड़ जिले के अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे और आज ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटे हैं। हापुड़ के अभ्यर्थियों ने न सिर्फ अपने संघर्ष की कहानी साझा की, बल्कि मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। खास बात ये रही कि इस बार परिवारों में एक साथ पिता और पुत्र ने पुलिस बल में सफलता हासिल की और उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी साझा की। आखिर क्या कुछ कहा अपनी सफलता को लेकर, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देकर नवचयनित पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इन नवचयनित पुलिसकर्मियों में से कई आज हापुड़ लौटे, जहां उनका स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया गया। इन अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। इस परीक्षा में सफल हुए यशपाल नगर ने अपनी सफलता को लेकर कहा कि मेरे लिए ये दोहरी खुशी है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा, हम दोनों का एक साथ पुलिस में चयन हुआ है। ये हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम एक साथ सेलेक्ट हुए बाप बेटा। ये तो मैं पहले आर्मी में जॉब करता था, आर्मी के जॉब करने के बाद मैं यूपी इसके साथ ही मैंने कोचिंग करी है। सभी मेरे को बधाई दे रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं कि बाप बेटा चयनित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि धौलाना थाना क्षेत्र के यशपाल और उनके बेटे शेखर पिता पुत्र की इस जोड़ी का एक साथ चयन एक मिसाल बन गया है। ये साबित करता है कि उम्र कोई बाधा नहीं होती जब इरादे मजबूत हों। वहीं बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बछड़ोता से गीता और साक्षी, ये दोनों सगी बहनें भी एक साथ यूपी पुलिस में शामिल हुई हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर, एक दूसरे को मोटिवेट कर सफलता की एक कहानी, ये दास्तान लिखी है। इस सफलता को पाकर नेहा बेहद खुश है और उसने स्वयं अपनी सफलता की कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसे सुनने के बाद लोग अपने हालात को कोसने के बजाय अपने जीवन में सफलता की कहानी लिख सकते हैं। सर
सर मेरा नाम नेहा है, पोस्ट हापुड़ है हमारे और ग्राम निजामपुर है। हम कल लखनऊ गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने हमें जॉन लेटर दिया था। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि 60,244 किसी भी निष्पक्षता से पूरी हुई है ये भर्ती, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर हमारे पापा जी 2021 में उनकी डेथ हो गई थी, उनके कैंसर था, तो हमारी मम्मी नहीं पाला था। हमारी मम्मी कहती थी कि जब नौकरी लग जाएगी बहुत खुशी होगी यार, तुम मेहनत करो। फिर हमने मेहनत भी करी, दोनों ने। पापा नहीं थे तो खेत का भी संभाला, घर का भी करा और पढ़ाई भी करी इसके साथ साथ। मुझे बहुत खुशी है। योगी आदित्यनाथ को बार बार धन्यवाद करती हूँ। जैसे आपको नौकरी मिली है तो आपकी माताजी कितनी खुश हैं और परिवार वाले कितने खुश हैं? बहुत खुश है क्योंकि सर हम वो हैं, हमारे खानदान में लड़के तो लगे हैं पर लड़की कोई नहीं है सर। हमारे खानदान में पहले लड़की है, हम दोनों लगे हैं। तो दोनों बहनें एक साथ पुलिस में जा रही हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। तो वहीं नेहा की बहन प्रभा ने भी अपनी सफलता की कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती, अगर वो चाहें तो कुछ भी अपने दम पर हासिल कर सकती हैं। मेरा नाम तो प्रभा है, हम निजामपुर से रहने वाले हैं, हापुड़ जिले के। कल हम लखनऊ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम दोनों सगी बहनें हैं, हमारा दोनों का नंबर आया है। हम 2021 में हमारे पापा जी की डेथ हो गई थी। जो कुछ किया हमारी मम्मी ने किया है, यहाँ तक हमें संघर्ष किया है। अब योगी जी ने 60,244 भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती निकाल कर हमारे बहुत ही निष्पक्षता से ये भर्ती पूरी हुई है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आपके परिवार वाले कितने खुश हैं? आपकी माताजी जो हैं, गांव वाले जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार कितने खुश? सब बहुत ही खुश हैं। हमारे परिवार में सब रिश्तेदार गांव में बहुत ही खुश है कि हमारे राजपूतों में हम राजपूत हैं, हम पहली लड़की हैं जिनका नंबर आया है हमारे इधर से। तो हमारे क्या कहना चाहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत ही दिल से आभार करना चाहते हैं कि हमारे गांव निजामपुर की नेहा और प्रभा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपने को नहीं छोड़ती। पिता के निधन के बाद जब परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बहनों पर आ गई, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। खेतों में काम करने के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार यूपी पुलिस में एक साथ चयनित होकर अपने संघर्ष को सफलता में बदल दिया। नेहा और प्रभा का यह सफर साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव, कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आज दोनों बहनों को उनके मेहनत का फल मिला है और पूरा हापुड़ इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। तो वहीं इस भर्ती में सफलता हुए यशपाल नगर की कहानी भी कम खास नहीं। यशपाल और उनके बेटे शेखर धौलाना थाना क्षेत्र से आने वाले इस पिता पुत्र की जोड़ी का एक साथ चयन अपने आप में ऐतिहासिक है। यशपाल ने खुद कहा कि उनके लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि बाप बेटा एक साथ वर्दी पहनने जा रहे हैं। ये उदाहरण बताता है कि अगर जज्बा हो तो उम्र या हालात कभी भी मंजिल की राह में रुकावट नहीं बन सकते। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।